इस एनवायरमेंट में हम लोग अकेले नहीं रहते, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि हमारे अलावा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे लोग बेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में, तो बहुत सारे प्लांट स्पीशीज से हमको खाना मिलता है। अलग अलग प्लांट स्पीशीज अगर नहीं होंगे तो हमारा खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो मुंडा एंड संताल है छोटा नागपुर प्लाट्यू के, वो महुआ के पेड़ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है। अब उड़ीसा एंड बिहार के जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, तो आप देखोगे इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। मान लीजिए आप 4 पेड़ काट रहे हैं तो 14 पेड़ प्लांट भी करिए, सो दैट जितना आप ले रहे हो नेचर से उससे ज्यादा आप गिव बैक करो, ठीक है। तो ऐसी सस्टेनेबल एक्टिविटीज को अपने को सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? यार तुम लोग का ना एंथुसियाज्म देख के बड़ा मजा आता है मेरे को। मैं हर बार हर एक वीडियो के बाद जब कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं ना यार, मतलब एक कहते हैं ना वो अलग लेवल का जज्बा, वो अलग लेवल का फील। और भाई जब तुम लोग आंसर्स करते हो गाइस, हार्ट्स ऑफ बच्चों, स्वागत है आप सबका वापस से आपके जबरदस्त एकदम धमाकेदार और धुआंधार प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका मेंटोर, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। उम्मीद है सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे यार जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। एंड साथ ही साथ तैयारी आपकी जो है बहुत ओपी लेवल की चल रही होगी। तो बेटा ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी, उनको सॉल्व कराने की, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाने की। और इसी सिलसिले में आपके सामने एक और चैप्टर आता हुआ यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए इस खास चैप्टर की इस खास बात यह है कि सब नंबर 1 कि एनसीईआरटी ने जो अपना रेशनलाइज कंटेंट निकाला था इस साल, उसमें से इस चैप्टर के अंदर से काफी सारे टॉपिक्स हटा भी दिए थे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मैप वर्क एनालाइज करोगे सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, यानी सीबीएसई एग्जाम्स में जो आने वाला मैप वर्क है, तो इस चैप्टर से आपका मैप वर्क भी नहीं आ रहा। तो यानी इस चैप्टर का लोड आपका काफी कम है, लेकिन इस चैप्टर स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा, सुंदर सा, बढ़िया सा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का डिस्कशन। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए बात क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा ये देखिए बहुत प्यारा सा जंगल मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे पहाड़ भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। अच्छा बात क्या है कि जब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अपने आप में एक बड़ा क्यूट सा चैप्टर है। क्यों? देखो बहुत सिंपल है, ये हमको बताता है कि जो हमारे पूरा जो एनवायरमेंट है ना, इस एनवायरमेंट में हम लोग अकेले नहीं रहते, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि हमारे अलावा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे लोग बेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। यानी अगर आप प्लांट्स नहीं होंगे, कुछ एनिमल्स नहीं होंगे, तो आप लोग खाना पीना कहां से खाओगे? जस्ट इमेजिन दुनिया में अगर सारे पेड़ खत्म हो जाएं तो आपको जो ऑक्सीजन मिलती है सर्वाइव करने के लिए वो कहां से मिलेगी? तो आप कह सकते हो कि जो पूरा एनवायरमेंट है, जो पूरा इकोसिस्टम है और यहाँ पे रहने वाला हर एक जीव जंतु आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना। और जब हम बात करते हैं तो उस पूरे अर्थ के अंदर आपको दिखेगा कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत वैरायटी के हैं, यानी उनमें बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारा उसमें डिफरेंसेस है। और इसी को हम एक छोटे शब्द से बताते हैं, इसको आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो ग्रेट वैरायटी आपको मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं यार, तो हम लोग ह्यूमंस इतने लालची लोग हैं कि हमने क्या किया है कि अपने सेल्फिश नीड्स को यहाँ पे पूरा करने के लिए जंगलों को काट दिया, जानवरों के घर उजाड़ दिए, है ना। आप कह सकते हो कई सारे जानवरों को तो अपने बेनिफिट के लिए मार डाला। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि ये जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी पेड़ पौधे और आपके जानवर, फ्लोरा मतलब जितना भी वेजिटेशन है, फौना मतलब जितने भी एनिमल्स, अब ये ना बहुत ज्यादा खतरे में। तो जरूरी है कि इन लोगों को कंजर्व करना, बचाना, बिकॉज अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो आप अकेले तो इस दुनिया में नहीं चल पाओगे। आपको चलने के लिए इन सारे लोगों की मदद लगेगी और तभी जाकर के एक अच्छा लाइफ आप आगे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जरूरी है कंजर्वेशन करना, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, चाहे वो आपका वाइल्ड लाइफ हो, तो हर एक को बचाने की जरूरत बहुत ज्यादा है ना। अब हुआ क्या कि इस थॉट प्रोसेस को पहले तो बड़ा हल्के में लिया जाता था, फिर 1960s 70s का दौर आया जब बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे जो कि पर्यावरण बचाना चाहते थे। उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ लीगल कानून यहां पे लेके आइए जिससे हम इन लोग को बचा पाए। और तब आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, जिसका एम किया गया कि जितना भी बर्बादी अभी हो चुका है, अभी उससे अपने को क्या करना है, उसमें जितना भी हम रिकवरी कर सकते हैं वो करनी है, प्लस जो बचे कुछ ही स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको अभी बचाना भी है और आगे ग्रो भी करना है,
ठीक है, तो आप देखोगे प्रॉपर लिस्ट वगैरह बनाई गई, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोलॉजिकल आपके रिजर्व्स वगैरह, ये सब सारी चीजों को एस्टैब्लिश किया गया। लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कहा गया कि भैया अगर आप किसी प्लांट या एनिमल को अभी नुकसान पहुंचाओगे तो आपको इसके लिए लीगल पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे अगर आप देखोगे कई सारे एफर्ट्स यहाँ पे सरकार ने उठाने स्टार्ट किए। प्लस कुछ ऐसे जानवर जिनको खतरा ज्यादा था उनके लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको लॉन्च किया गया 1973 में। ठीक है, और ये इसलिए किया गया ताकि उन जानवरों को यहाँ पे बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके जिनकी पॉपुलेशंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, और इसके पॉजिटिव एफर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो कहानी हो गई कंजर्वेशन की। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये भारत देश के लिए नया नहीं है। बिकॉज आप देखोगे तो हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो रिचुअल्स हैं या हमारे जो त्योहार है, इसमें कहीं ना कहीं हम अपने नेचुरल जो एनवायरमेंट है उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। अब अगर आप भारतीय शादियों की बात कर लीजिए या यज्ञ हवन की बात कर लीजिए तो आपने देखा है आम के पत्ते का इस्तेमाल काफी किया जाता है, आम की लकड़ी का इस्तेमाल काफी किया जाता है। ठीक है, आप बात कर लीजिए छोटा नागपुर प्लाट्यू में जितने भी आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आदिवासी भाई बहन है हमारे, वो कई सारे पेड़ों को बड़ा होली मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, रक्षा करते हैं। राजस्थान में आप बिश्नोई कम्युनिटी की बात कर लीजिए, बिश्नोई कम्युनिटी के गांव में आप कभी जाइए तो वहां पे जो आपका ब्लैक बक, काला हिरन है या मोर वगैरह है, वो ऐसे ही घुमा करते हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। राइट। अगर आप बात करें उड़ीसा के जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, जिसकी शुरुआत 1988 में होती है, तो वो दिखाता है कि जब आप लोकल कम्युनिटीज की मदद से किसी चीज को बचाना चाहते हो तो उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो यही सारी बातें अगर आप देखोगे तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। आइए फटाफट से चैप्टर के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे तो इस तरीके के एक्सरसाइजेस हमारे एनसीईआरटी में, जैसे पहले ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब क्योंकि ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्ड और साफ साफ करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है यार, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो यहाँ पे अपने चैट बॉक्सेस के अंदर। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज का घट जाना या कम हो जाना। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स के घटने के लिए इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन डेफिनेट सी बात एक रीजन है। जितना ज्यादा आपको एग्रीकल्चर करना है उतनी ज्यादा आप जंगल काटोगे, आपको जमीन चाहिए होगी। ठीक है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े लेवल पे आपको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी, फ्लाईओवर बनाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, उसके लिए भी आप जंगल काटोगे तो आप डेफिनेट सी बात है डिप्लीशन कर रहे हो। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। देखिए फ्यूल वुड क्या होता है, जो गांव के लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, या फिर गाय भैंसों को थोड़ा बहुत चरवा देते हैं, इधर उधर चारा चरने के लिए घास के मैदान में छोड़ देते हैं। तो बेटा ये एक बहुत बड़ा रीजन तो नहीं कह सकते कि आप इसकी वजह से कि पूरा फ्लोरा फौना एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे रीजन तो ठीक है, बट ये एक ऐसा रीजन नहीं है जिसको आप वैलिड कह सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इनमें से कौन सा ऐसा कंजर्वेशन यानी बचाने का स्ट्रैटेजी है जिसमें आप डायरेक्टली लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर आप देखोगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, तीनों में लोगों का पार्टिसिपेशन आपको दिखता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचेगा, दैट इज डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कुछ इलाकों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट करना। ये काम ज्यादातर सरकार करती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे, मैच द फॉलोइंग विद कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस पे। देखो नो डाउट कि ये टॉपिक आपका डिलीटेड है, बट फिर भी ऐसा 1 मार्क का मैं आपको करा दे रहा हूं। खुदा ना खास्ता कभी अगर मान लीजिए 1 मार्क पूछ लिया तो आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, वैसे डिलीटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। डन। जैसे ब्लैक बक कौन सी कैटेगरी में, एशियाटिक एलिफेंट, अंडमान वाइल्ड पिग, हिमालयन ब्राउन बेयर या पिंक हेडेड डक। अगर आप देखोगे तो ब्लैक बक आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। कहने का मतलब ये है कि इसकी पॉपुलेशन लगातार 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 खत्म होती जा रही है। ठीक है, और बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बक ही पूरा स्पीशी यहां से एक्सटेंट हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल है, यानी इनकी जो पॉपुलेशंस हैं वो काफी से तेजी से डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में एंटर कर जाए। ठीक है, अंडमान वाइल्ड पिग एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर जानवर या पेड़ पौधा किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल इलाके में ही पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अंडमान वाइल्ड पिग अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको अंडमान वाले सेक्शन में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक। ठीक है, हिमालयन ब्राउन बेयर रेयर, मतलब इनका जो नंबर है बेटा वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपको बहुत मुश्किल से कुछ इलाकों में ऐसी स्पीशीज मिलेंगी। और पिंक हेडेड डक बेटा एक्सटिंक्ट हो चुकी, यानी जहां पे पाई जाती थी अभी वहां पे इनकी पॉपुलेशन नहीं मिलती। तो इस तरीके से आप कह सकते हो बेटा डिमार्केशन निकाल सकते हो या फिर आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग। देखो बड़ा प्यारा है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा
कि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने कई बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो हमने 3 मेजर क्राइटेरियाज पढ़े थे, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। ठीक है, रिजर्व्ड अगर आप देखोगे तो मोटा-मोटा आधे से ज्यादा जो भारत के जंगल है उनको आप रिजर्व्ड कैटेगरी में डाल देते हो। इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है कंजर्वेशन के मद्देनजर अगर आप देखेंगे। वही अगर आप बात करें प्रोटेक्टेड की तो लगभग 1/3 जो फॉरेस्ट एरिया है भारत का उसको हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालते हैं और इसको आगे किसी ना किसी प्रकार के हार्म से हम लोग यहाँ पे बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट बेसिकली वो होते हैं जो कि सरकार को भी बिलोंग कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं अनक्लास्ड। बस अब यही ध्यान में रख के आपको यहाँ फॉलोइंग करना है। तो रिजर्व किसके साथ होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। रिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो ये नंबर सेकंड पे बस बढ़िया मैच करता है। प्रोटेक्टेड की बात करें तो हम इसको नंबर 3 से मैच करा सकते हैं और अनक्लास की बात करें तो इसको सबसे पहले ऑप्शन के साथ मैच करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर भी ये है रिजर्व्ड यानी फॉरेस्ट रिगार्डेड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है कंजर्वेशन के नजरिए से। ठीक है, एंड अगर आप देखो प्रोटेक्टेड जिसको फर्दर किसी डिप्लीशन या हार्म से बचाया जा रहा है। अनक्लास यानी ऐसे वेस्टलैंड या ऐसे फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर किसी कम्युनिटी को यहां पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे यहाँ पे। बायोडायवर्सिटी क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लिए। ठीक है, बायोडायवर्सिटी शब्द का मतलब बहुत क्लियर है, द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी आप देखोगे तो अर्थ के ऊपर आपको कितने प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म सब मिल जाएंगे और इसी को हम सिंपल वन शब्द में डिफाइन करें तो बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इट इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम, कि किसी इकोसिस्टम के अंदर कितना वैरायटी है, कितने टाइप के स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलेंगे एनिमल प्लांट्स के। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी अगर आप देखोगे जो ट्रॉपिकल इलाके होते हैं वहां पे आपको काफी सारे प्लांट भी मिलते हैं और काफी सारे जानवर भी आपको मिल जाते हैं, एनिमल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज अगर आप देखोगे तो जितने भी वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे अर्थ का 10% आपको बायोडायवर्सिटी वहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, डन। तो अगर आप देखोगे तो 10% ऑफ द अगर आप देखेंगे 10%, लेकिन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपसे बताऊं जो अर्थ का सरफेस है उसका 10% आपको ट्रॉपिकल एरियाज है। बट अगर आप नंबर वाइज बात करेंगे कि कितना स्पीशी यहां पे रहता है तो लगभग लगभग 90% जो स्पीशी है एनिमल प्लांट्स का आपको इन्हीं ट्रॉपिकल एरियाज में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, कंट्रीब्यूशन क्या है बायोडायवर्सिटी का ह्यूमन लाइफ पे। अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में तो बहुत सारे प्लांट स्पीशीज से हमको खाना मिलता है। अलग अलग प्लांट स्पीशीज अगर नहीं होंगे तो हमारा खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे बिजनेस और इंडस्ट्री को ग्रो करने में भी आपके ये मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी दोस्त का आपके फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर के लिए आपको क्या चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगी। लकड़ी कहां से आएगी, जंगल से आएगी। अब मान लीजिए जंगल ही नहीं हुए, पेड़ पौधे ही नहीं हो तो कहां से लकड़ी मैनेज की जाएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए भी जो चीजें चाहिए वो आपको यहां से मिल जाती हैं। लेजर एक्टिविटीज कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, है ना, जब आप पहाड़ों पे जाते हो एंजॉय करने, तो पहाड़ क्या है यार, दे आर नेचुरल थिंग्स। ठीक है, वहां पे जो जंगल है जिनमें आप वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, ट्रैकिंग करने जाते हो, तो ये एक तरीके से आपकी फ्री टाइम एक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और इकोलॉजिकल प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो जो पूरा बैलेंस मेंटेन करने का काम है ना, एक एनवायरमेंट में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, उसको इंश्योर कौन करता है, उसको इंश्योर करती है आपकी बायोडायवर्सिटी। ठीक है, चलिए, अब ह्यूमन एक्टिविटीज ने यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट कैसे किया, कैसे खराब किया, देखिए बहुत सिंपल है। बहुत सारे जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं यानी आपका जो डैम्स वगैरह बनाते हो आप लोग, उससे क्या होता है, जब बड़े बड़े डैम्स बनाते हो तो उससे सिर्फ इन्वायरमेंट इंपैक्ट नहीं होता बट लोगों का जीवन भी इंपैक्ट होता है। बड़े बड़े डैम्स के लिए जमीन कहां से मिलेगी, जब आप जंगलों को काटोगे यानी डिफोरेस्टेशन करोगे। अब वहां पे जो रहने वाली लोकल कम्युनिटीज हैं, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, उनके घर आप छीन लोगे, ऑब्वियस सी बात है उनके घर तोड़े जाएंगे, तभी वो जमीन मिलेगी। अब वो बेचारे जो अपनी खेती बाड़ी करते थे वो भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्लस जब आप डैम बना देते हो तो आप क्या कर रहे हो कि नदी वगैरह के जो पानी है उसके नेचुरल फ्लो को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो एज ए रिजल्ट उसमें पलने वाले जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका भी लाइफ डिस्टर्ब होगा। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब कई सारे इलीगल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के चलते भी जंगल काफी खराब होते हैं। आपने एक माइन खोद दिया, माइन खोदने के बाद बड़ा सा गड्ढा हो गया, मिनरल्स तो निकाल लिए लेकिन मिनरल्स के बाद जमीन आपकी बेकार हो गई। अब ऐसी जमीन पे ना पेड़ पौधे उगेंगे और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो ओपन माइंस होती है ना उसमें कई बार एनिमल्स वगैरह गिर जाते हैं और वो बेचारे मर जाते हैं, तो दैट इज अगेन अ कॉज। ठीक है, बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं बेटा, उसके चलते भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अब अगर आप देखेंगे कि अब हो क्या रहा है कि जब ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि यार इस वाले गांव में शेर आ गए, इस वाले गांव में हाथी ने अटैक कर दिया। तो हाथी ने अटैक नहीं किया, द पॉइंट इज, या इस वाली कॉलोनी में हाथी घुस गया, कॉलोनी में हाथी नहीं घुसे बेटा, आप हाथी के घर में घुसे हो। ठीक है, तो यहां पे समझना पड़ेगा कि बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन क्या कर रही है,
जंगलों को काटती जा रही है, अपने घर बनाती जा रही है, तो बेचारा जो जानवर है वो अभी कहां जाएगा? आप उनकी हैबिटेट को यहां पे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। चलिए, आंसर द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स, यानी आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी है बेटा, और आपका कई बार सवाल आता है कि किस तरीके से कम्युनिटी ने यहाँ पे कंजर्व किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। देखिए, चिपको मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे जो चिपको मूवमेंट था उसकी शुरुआत हुई थी इन द लीडरशिप ऑफ लाइक सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अगर आप देखोगे तो चमोली जिला पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, तो वहां पे क्या था कि पेड़ों को काटने का जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट कंपनी के पास था। अब पेड़ों को काटने से डिफॉरेस्टेशन होता, प्लस वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी खराब होता। तो वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं चिपको मूवमेंट। अब इसमें क्या किया कि लोग जो थे पेड़ों को गले लगा के खड़े हो गए कि भाई आपको इनको काटने से पहले हमसे निपटना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को तो रोका ही रोका, लेकिन साथ में मिल करके और पेड़ लगाने का भी वहां पे अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो, लोगों को इन्वॉल्व करते हो, तो कंजर्वेशन कितना बढ़िया होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखेंगे कई सारी सोसाइटीज एक पर्टिकुलर पेड़ की बहुत पूजा करती हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे जितने भी हिंदू ट्रेडिशन है इसमें बरगद का पेड़ को और नीम के पेड़ को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इनके अब कई सारे ओकेजन्स में आप देखोगे हम लोग पूजा वगैरह भी करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर अगर आप देखेंगे जो मुंडा एंड संताल है छोटा नागपुर प्लाट्यू के, वो महुआ के पेड़ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है। अब उड़ीसा एंड बिहार के जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो आप देखोगे इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। मैंगो के पेड़ का जो पत्ता होता है, मैंगो की जो लकड़ी होती है, उसको कई सारे जो अच्छे ओकेजन्स होते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट पूजा हो गई, तो वहां पे हम लोग कई बार उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो पीपल का पेड़ है ना, कई बार नीम का पेड़, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, इन सबको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे कल्चर्स के अंदर में, ठीक है। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में पड़ती है, अलवर करके जगह है, वहां पे आप उतर के जा सकते हैं, ठीक है, वहां से बड़ी पास है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी। अब गांव वालों ने इसका अपोज किया, गांव वालों ने कहा भाई सिंपल है कि आप, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, और इस प्रोटेक्टेड एरियाज में अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप कोई भी ऐसी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो वहां पे गांव वाले खड़े हो गए माइनिंग को अपोज करने के लिए। ये एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यार जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे आपका अलवर में अगर आप देखोगे तो 1200 हेक्टेयर का इलाका 5 गांव के लोगों ने मिलकर के एज अ भैरव देव डाकू सेंचुरी वहां पे डिक्लेयर कर दिया। अब यहां पे इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्होंने खुद ही जिम्मा उठा लिया इस पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करने का। इस पूरे इलाके में ना तो आप हंटिंग कर सकते हो, ना ही यहाँ पे इलीगली किसी चीज को ऑक्यूपाई कर सकते हो। गवर्नमेंट भी इस बात का रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं बेटा इन कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए, तो बहुत प्यारा, बहुत प्रॉपर आंसर। जब कभी भी क्वेश्चन आए तो 5 पॉइंटर्स आप एज इट इज ऐसे करके लिख करके आओगे, ठीक है। चलिए, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे आपको या तो इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि भैया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको ये कहेगा, या तो आपसे कहेगा कि भाई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, भारत में जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके जितने भी जंगल के ऐसे हिस्से जो काफी खराब हो चुके हैं उनको दोबारा से यहाँ पे रीस्टोर करना। अब अगर आप देखेंगे तो 1988 में ओडिशा की जो सरकार थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक लॉ सा पास किया, जहां पे वहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां के लोकल लोगों के साथ मिल करके क्या करेगा, जंगल के उन हिस्सों को इंप्रूव करने का ट्राई करेगा जो ऑलरेडी काफी खराब हो चुके हैं या फिर डिग्रेड हो चुके हैं। अब इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने क्या किया कि फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, यानी आपके जो गांव थे उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जिन्हें आप विलेज इंस्टीट्यूशंस कहते हो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मैंने क्या किया, मेरे पास 50 लोग थे और मैंने इनको 10-10 की 5 टीमों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया और सबको एक एक टास्क दे दिया। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे विलेजेस को क्या किया जा रहा है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जा रहा है और इनको टास्क दिया जा रहा है, इनको एरिया असाइन किया जा रहा है कि भैया ऐसा है कि ये वाला एरिया आपका है। अब इसमें जितना भी जंगल खराब हुआ है इसको मैनेज करना है, इसको दोबारा से रीग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि भाई लोकल कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व किया ना। अब सवाल उठता है कि सर रिटर्न में इनको क्या मिलेगा। रिटर्न में इनको दो चीजें मिलेंगी। नंबर 1, पहला है नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, यानी लकड़ी को छोड़ करके बाकी जितना भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कुछ हिस्सा गांव वालों को दिया जाएगा। प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सस्टेनेबल तरीके से जो लकड़ियां काट रहा है उसमें से भी कुछ हिस्सा यहां पे गांव वालों के साथ शेयर किया जाएगा। तो गांव वालों को तो काम बन गया भाई, ठीक है।
तो ये एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है जहां पे आप एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्शन से बचा रहे हो, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो भी लोकल कम्युनिटीज की मदद से। तो अगर आप लोकल कम्युनिटीज को हर जगह इन्वॉल्व कर सकते हो, बिकॉज लोकल बंदा अपने एरिया को बेहतर जानता है और क्या वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व कैसे करना है, इसका आइडिया उसको बेहतर है। तो अगर आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करोगे तो डेफिनेट सी बात है, जो आपका प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है एनवायरमेंट के अंदर, उसको कहीं ना कहीं कुछ कम करने में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी भी यार बहुत लंबा समय है, जब तक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो ना अभी भी, बट काफी समय है जब आप कह सकते हो कि देखो लोकल कम्युनिटीज कुछ जगह तो काम कर रही हैं, है ना, मिलजुल करके सरकारों के साथ, बट अभी भी पूरे भारत में ऐसी स्ट्रैटेजीज सब जगह नहीं है। तो शायद समय लगेगा, टाइम लगेगा जब ये पूरी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होंगी, राइट। चलिए, तो अगर आप देखोगे, हमें ऐसी ही इकोनॉमिकल या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे बेनिफिट की हो, और ऐसा ना हो कि हमारे बेनिफिट के चक्कर में एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 4 पेड़ काट रहे हैं तो उसे 14 पेड़ प्लांट भी करिए, सो दैट जितना आप ले रहे हो नेचर से उससे ज्यादा आप गिव बैक करो। ठीक है, तो ऐसी सस्टेनेबल एक्टिविटीज को अपने को सपोर्ट करना चाहिए। डन। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, चलिए, अब बच्चों ने किया है बहुत प्यारे प्यारे आंसर। अब बच्चों को देते हैं एक बढ़िया सा होमवर्क, जो बच्चे चार्ट पे करते हो, मैं हमेशा पढ़ता हूं, बहुत मजा आता है मेरे को। तो होमवर्क बहुत प्यारा सा है, बहुत सिंपल सा है, कि मेरे को आप क्या करना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कोई भी 2 पॉइंट्स आपको यहां पे बताने। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कोई भी 2 पॉइंट्स बेटा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेट मी सी कितने सारे बच्चे हमारे मचाते हैं धमाल। ठीक है, चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस प्यारे से, खूबसूरत से, नन्हे से मुन्ने से सेशन को। उम्मीद है मजा आ रहा होगा बेटा आपको इस सीरीज के अंदर। एंड विद दैट मैं लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। लग दूं भाई अपने इधर वेपन्स, पेन और मेरा प्रेजेंटर। एंड बस ऐसे ही बने रहो यार, एक एक एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइजेस के सवाल हैं इस सीरीज के अंदर हम लोग करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें समझाते रहेंगे। तो ये हर एक बारीक चीज को आपको पकड़ के चलना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ पास होना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में देखो पास तो हो जाओगे, ऐसा डरने का बात नहीं है, पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। अब ये मत कहना कि सर बिना पेपर में लिखे पास हो जाएंगे क्या, तब तो बेटा कोई नहीं पास करा पाएगा। ठीक, पेपर में लिखना पड़ेगा भाई, उतना लिख लोगे कि पास हो जाओगे, लेकिन सिर्फ पास होना लक्ष्य नहीं है ना। अपना लक्ष्य है कुछ बेटर करना, कुछ बढ़िया करना, कुछ अच्छा अचीव करना। और अच्छे अचीवमेंट के लिए जरूरी है कि तैयारी पूरी हो, पक्की हो, और हर एक पॉइंटर को आप सही तरीके से करें। ठीक है, तभी कहते हैं ना कि यू शुड नॉट लीव इवन अ स्टोन अनटर्न्ड, है ना। तो एक भी ऐसा मतलब पॉइंटर ना छूट जाए जहां पे आप कमजोर पड़ो। इसी पर्सपेक्टिव के साथ हम भी लगे रहेंगे आपके साथ, और आप भी जी जान के साथ हमारे साथ तैयारी करो। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई पीडब्ल्यू और मेरे साथ। और अगली बार लेके आता हूं आपके दोस्त डोगेश को। बाय गाइस, टेक केयर, लव।